गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जय सिंह राठौड़, आपका फिजिक्स का टीचर। कल तक हमने क्या पढ़ा था? लेसन अपना कौन सा चल रहा है? पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था आवेशों के गुणधर्म। 4 आपको कल बता दिए थे। अब चलते हैं आगे। 5वां है, उसका नाम है आवेशों की निश्चरता। इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हिंदी में आवेशों की निश्चरता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भी कोई भी वस्तु है उसके ऊपर जो मर्जी आवेश है, ठीक है, कोई वस्तु है उसके ऊपर जितना भी आवेश है वो वस्तु रुकी हुई है। अब वो वस्तु चलने लगी, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले तो रेस्ट में था, उसके ऊपर जो मर्जी चार्ज मान लो, उसके बाद में वो आ गया मोशन में, तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है ना वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, या ऐसे बोल दो इक्वल रहेगा। कहने का मतलब ये है Q चार्ज के लिए रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। ये है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरियंस का मतलब है बदलना, इनवेरियंस का मतलब है बदलेगा नहीं। अगर वो चल रही है तो उस पर उतना ही आवेश है जितना वो रुकी हुई थी तब था। ये तो रेस्ट का मतलब विराम अवस्था, मोशन का मतलब गतिशील अवस्था, ठीक है। तो रुकी हुई है तब उसके ऊपर जितना आवेश है उतना ही आवेश तब रहेगा जब वो किसी वेग से गति करेगी, मोशन करेगी। समझ आ गई बात? अगला 6ठा पॉइंट है इसका, आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने से पहले एक बात समझो। कोई वस्तु है तो उसके ऊपर जो मर्जी आवेश है, आवेश का कारण क्या है? आवेश का कारण होता है इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी वस्तु है उसके ऊपर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर कुल आवेश कितना हो गया? 2 की जगह तो 2 आ गया, इनटू ई पर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की -19 कूलाम, इंटू कर दोगे हो जाएगा। अब मैं बोल दूं किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वस्तु पर कुल आवेश कितना हो गया? 5 इंटू ये वाली वैल्यू। अब ये कोई वस्तु पड़ी है, मैं पूछ रहा हूँ इस वस्तु पर कुल कितना आवेश है, मतलब Q कितना है। इस बात को समझना। मैंने बोला 2 है तो 2 को इंटू कर दिया इससे, 5 है तो 5 को इंटू कर दिया इससे, तो इस वैल्यू से तो इंटू करना ही करना है, इस वैल्यू से इंटू करना ही करना है। तो Q बराबर E तो आएगा ही आएगा। इस E का मतलब है ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसमें तो मैंने संख्या दी थी कि इसमें 2 है, इसमें 5 है, तब आपने 2 से गुणा कर दिया, 5 से कर दिया, लेकिन मैं इसमें संख्या नहीं दे रहा। मैं पूछ रहा हूँ इस वस्तु पर कुल आवेश कितना है, तो आप इसको किससे गुणा करोगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, जो कि हमें पता नहीं है। अब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन या तो आएगा या जाएगा, आएगा या जाएगा, तो या तो उसके ऊपर प्लस आवेश होगा या माइनस होगा, दोनों में से एक ही होगा, या तो आ गया या चला गया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी। तो अब देखो, अब किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा,
उसकी एक पूर्ण संख्या ही जाएगी या आएगी। पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब क्या है? किसी वस्तु के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही आएंगे या 2 ही जाएंगे। 5 है तो 5 आएंगे या 5 जाएंगे। ऐसा नहीं होगा किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं 2.5, किसी वस्तु पर 5.7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं होगा। 2, 5, 7, 10, 20 हज़ार, 2000 ऐसी एक पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या को मैंने लिख दिया n से। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है? प्लस माइनस NE। ये प्लस माइनस किसको शो करते हैं? ये शो करते हैं उस वस्तु पर प्लस आवेश है या माइनस है, मतलब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आया है या इलेक्ट्रॉन गया है। बात समझ आ गई? E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, जो कि इतनी होती है। ठीक है, तो ये है आवेश का क्वांटीकरण। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? किसी वस्तु पर कुल आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा ना उसके पूर्ण गुणज के बराबर होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर टोटल कितना चार्ज होता है? वो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ना उसका इंटीजर मल्टीप्लाई होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसे बोलते हैं इंटीजर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो n की वैल्यू आप क्या लोगे? 1, 2, 3, 4 डैश डैश। इसकी n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, पूर्णांक आनी चाहिए, पूर्णांक, ये ध्यान रखना है। यही क्या आवेश का क्वांटीकरण है। अब नॉर्मल से अपने बात करते हैं, आवेश और द्रव्यमान में डिफरेंस क्या है? आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या है? चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है? देखो अब सीधे मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको, नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, आप देख लेना। पहला आवेश प्लस का हो सकता है? हो सकता है। किसी वस्तु पर माइनस हो सकता है? हो सकता है। किसी पर 0 हो सकता है? हो सकता है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता, ना ही माइनस में हो सकता है। मतलब किसी वस्तु का भार 5 kg है, तो ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कभी ये सुना है -5 kg है, -2 kg है? नहीं सुना। तो चार्ज है वो हमेशा क्या होगा? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, 0 भी। लेकिन द्रव्यमान है वो प्लस का ही होगा, माइनस और 0 नहीं होगा। दूसरा, अब देखो प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, भी समान प्रकृति के जो आवेश है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ठीक है, मतलब लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन दो द्रव्यमान हैं उनके बीच में कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होगा, कभी भी रिपेल फोर्स है वो नहीं लगेगा। मास है वो हमेशा क्या होता है? एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक धनात्मक मान होता है। तीसरा, आवेश के लिए अभी मैंने बताया था, इसके गुण के अंदर आया था। आवेश एक प्रकार, इसमें क्या था? हाँ, किसी वस्तु पर आवेश है कब? जितना रेस्ट पे है, मतलब वो रुकी हुई है। तो जब वो मोशन में आएगी, गति करेगी, तब भी उसके ऊपर उतना ही आवेश रहेगा। मतलब Q रेस्ट बराबर क्या होगा? Q मोशन। हिंदी में Q स्थिर अवस्था बराबर Q गतिशील अवस्था। स्थिर बोल दो चाहे विराम बोल दो, एक ही बात है। द्रव्यमान, द्रव्यमान है किसी वस्तु का, वो उसके वेग पर निर्भर करता है। चार्ज नहीं करता लेकिन द्रव्यमान करेगा। तो आइंस्टीन का
सिद्धांत है एम वी इज इक्वल टू एम नोट ये इस सिद्धांत का प्रूफ यानी है अपर क्लासेस आएगी जो बीएससी की एमएससी की है उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला नॉर्मल याद रखना है, ठीक है। इनमें इनका मतलब क्या है, एम वी का मतलब तो है वस्तु का द्रव्यमान कब, जब वो गति कर रही है, जब वो मोशन में है। एम नोट का मतलब क्या है, वस्तु का द्रव्यमान जब वो है रेस्ट के अंदर। सी का मतलब क्या होता है, वो तो प्रकाश की चाल होती है, कितनी 3 × 10⁸। वी क्या है, वी उस वस्तु का वेग है, वी उस वस्तु का वेग है। तो आइंस्टीन का ये सूत्र है, इसके हिसाब से उसने क्या बोला, अगर वस्तु का वेग बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। वस्तु का वेग बढ़ गया, द्रव्यमान। अब आप सोचोगे कोई 1 किलो की वस्तु है रुकी हुई है, अब उसको फेंक दिया तो 1 किलो से क्या 1.5 किलो हो जाएगी, हो जाएगी। कैसे, अब थोड़ा सा 11th में आ जाओ। जड़त्व नाम सुना हुआ है, इनर्शिया, इनर्शिया परिभाषा पता ही है, ठीक है। कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर वो मोशन कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक समान चाल से गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी। जड़त्व है वो किसके प्रोपोर्शनल, किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के, मास के। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, ये मार्कर है, मान लो आप में से कोई यहाँ खड़ा था, मैंने मार्कर को ऐसे फेंका, उसने कैच कर लिया, ठीक है। कैच करेगा, थोड़ी सी हल्की सी चोट लगी उसे, न के बराबर थी, मतलब थोड़ी सी एनर्जी उसकी वेस्ट हुई, इसने इस द्रव्यमान के, इस मास के ऑब्जेक्ट को रोक लिया। अब वो भी यहीं खड़ा है, मैं भी यहीं, और ये मार्कर भी वही। अब यहाँ से करके खींच के मारूंगा कि रोक ले, इसको रोक लेगा, लेकिन अब उसे चोट है वो ज़्यादा लगेगी। तो चोट किसकी वजह ज़्यादा लगेगी, मास तो उसका उतना ही है, मैं भी वही हूँ, सामने वाला भी वही है, लेकिन फ़र्क किसका पड़ गया, फ़र्क पड़ गया इसका, वी का। तो अब इसे रोकने में उसे ज़्यादा ताकत, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसका द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, मतलब ज़्यादा वेस्ट कर दिया पहले उसने, मैंने ऐसे फेंका, रोक लिया आराम से, अब उसकी एनर्जी ज़्यादा लगी है, क्यों, उसकी स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड बढ़ने पर क्या होगा, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उसको अगर फेंक दिया तो वो 1 किलो से 1.25 किलो थोड़ी हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन आप जब उसको तोलोगे ना, तोलते ही तो वो रेस्ट में आ गई, उसी स्पीड के अंदर तोलना है, स्पीड के अंदर तोलना है, जो कि तोल नहीं सकते। तो जो तुला है, जो कांटा है जिसे तोलते हैं, उसके साथ साथ थोड़े लेके जाएंगे, समझ आ रही है बात है। तो वो हमने कहाँ से पता लगा लिया, यहाँ से पता लगा लिया, क्योंकि मैंने इसको स्पीड से फेंका, उसे रोकना है, तो रोकने में हमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी। तो इनर्शिया किसके इक्वल है, द्रव्यमान के, ठीक है। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। और वापस यहीं आ जाओ, कहानी तो हमारी ये चल रही थी। तो किसी वस्तु का वेग बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, उसके लिए ये सूत्र याद रखना। आप दोबारा सुन लो, एम नोट या m0 बोल दो चाहे। इस m0 का मतलब है वस्तु का द्रव्यमान जब वो रुकी हुई है, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। mv जब वो v वेग से चल रही है तब उसका द्रव्यमान। c का मतलब प्रकाश की चाल हवा निर्वात में, v का मतलब उस वस्तु का वेग। अब देखो कि अगर मैं ये बोल दूं प्रकाश की जो इस वस्तु की जो चाल है वो लगभग c के बराबर है, c के बराबर है, मतलब v है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू c है, लगभग बराबर c। तो c वाली वैल्यू और v वाली वैल्यू सेम होगी। ये 2 है, ये भी 2 है, ये मान लो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0, 0 नहीं 1, 1 ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। यहाँ से ये वैल्यू आ गई c²/v² की 1। अब नीचे देखो 1 - 1 कितना 0, रूट में 0, 0 m0/0। किसी संख्या को 0 से भाग देंगे, आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत। तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तीसरा पॉइंट क्या था इसमें, तो ये बोला था चाहे रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, चार्ज उसका सेम रहेगा। लेकिन मास के लिए क्या है,
चार्ज उसका मास उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके जो पॉइंट है वो 3 बता दिए। 3 में से जो अलग था कौन सा, ये वाला था, वेग वाला। वेग के ऊपर द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वेग बदलेगा तो। बाकी जो पॉइंट 3 मैंने बता दिए, 1-2 और लिखे होंगे, वो आप पढ़ोगे सीधा ही समझ आ जाएगा। अब जो वैल्यू आपको याद रखनी है, एक तो मैंने ये बोली थी, प्रकाश की जो चाल है वो हवा निर्वात में कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। ये 2-3 जगह आ गया। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये प्रोटॉन पे कितना होता है, इतना ही होता है। न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 0। ठीक है, अब इनके द्रव्यमान बनाएं। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9 पॉइंट समथिंग 1 मान लो, 10 की पावर -31 kg। 9 पॉइंट है, एक है, आगे 1-2 डिजिट और लिखी हुई है। ठीक है, आप ऑलमोस्ट इतना मान लो। मैं क्या बताना चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। प्रोटॉन, ये em लिख दिया मैंने। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो मास है 1.67 × 10 की -27 kg। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1.67 10 की -27 kg। अब मैं क्या कहना चाह रहा था, 10 की पावर देखो -31 -27 -27। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ द्रव्यमान सबसे ज़्यादा किसका तीनों में से, -31 ज़्यादा होती है, -27 ज़्यादा होती है। भाई अगर यहाँ पे प्लस होते तो सीधे बता देते 31 बड़ी है वैल्यू, 31 बार 0 आएगी, इसमें 27 बार आएगी। लेकिन यहाँ माइनस लग गया, माइनस का काम उल्टा होगा। अब वैल्यू ज़्यादा कौन सी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। माइनस का मतलब है पॉइंट के इस साइड वाली 0 लगेगी। -27 -27, तो इसमें और इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, ये दोनों। लेकिन इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, आप देखोगे वैल्यू सेम लिखी हुई, वैल्यू सेम है। या तो आगे 1-2 और लिखो तब पता लगे। तो देखो 1.672, इसकी है 1.675। आप बताओ जो दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये वाली। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है। ठीक है, अगर सीधी वैल्यू लगानी है तो आप 1.67 लिख सकते हो। लेकिन अगर ये स्पेशल पूछ लिया द्रव्यमान ज़्यादा किसका होता है, तब आपको ये पूरी वैल्यू 3 अंकों तक लिखनी पड़ेगी, 3 डिजिट तक लिखनी पड़ेगी। अब स्टार्टिंग में जो आपको टॉपिक करवाया था, आवेश होता क्या है, उसका कारण क्या है, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे। रगड़ने को मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन, घर्षण। तो घर्षण से भी क्या बनेगा, आवेश। आवेश बन गया तो क्या बन जाएगा, करंट। तो वो क्या हो गया, फ्रिक्शनली करंट या फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। अब जो नोट्स है उसके अंदर एक टेबल बना रखी है मैंने, उसमें एक कॉलम में तो लिखा है प्लस, दूसरे पे है माइनस। एक पर तो है धनात्मक, दूसरे पे लिखा हुआ है ऋणात्मक। और 2 वस्तुएं लिख दी, भाई ये वस्तु है, इसको इसके साथ रगड़ा तो किस पे प्लस आ गया, किस पे माइनस आ गया, वो आप याद कर लोगे। ठीक है, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या कमी, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब जो आवेश का क्वांटीकरण था, अपने मतलब जो फॉर्मूला बना है 12th क्लास की जो फिजिक्स है, उसका पहला फॉर्मूला ये वाला ही है। ये पहला फॉर्मूला ये बना है, इससे पहले कोई बना ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें 3 चीज़ें Q N E।
क्यू एन ई 3 चीज़ें। अब 3 में से हमें कितनी पता है, पता कितनी है, हमें पता एक ही है, ये वाली कितनी होती है, इतनी है, ठीक है। अब रहेगी क्यू और एन, 2 रहेगी। अब 2 में से क्वेश्चन में आपको एक दे देगा और दूसरी पूछ लेगा, एक वैल्यू आपको बता दी जाएगी, दूसरी आपसे पूछ ली, निकाल सकते हो, सिंपल ही है। अब क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम 1 कूलाम प्लस का ही है, तो इलेक्ट्रॉन गए या आए, ये बताओ पहले तो। इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से गए हैं या आए हैं, उस वस्तु से बाहर निकले गए हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है अगर किसी वस्तु पर 1 कूलाम चार्ज है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो मतलब आपसे एन की वैल्यू वो पूछ रहा है, एन की वैल्यू आपको बतानी है, क्यू आपको दे रखा है। तो फॉर्मूला वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, क्यू इजिकल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। आप प्लस माइनस से मतलब सीधे लिख दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही आएगी, भाई 5 है, या तो हो जाएंगे या आएंगे, हमें तो पहले ही पता लग गया अभी इसके ऊपर प्लस है तो मतलब इतने गए हैं। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी, एन की, एन हो गया क्यू अपॉन ई, ठीक है। अब क्यू की और ई की वैल्यू लगा दो, क्यू की तो है 1 कूलाम बटा ई की 1.72 10 की माइनस 19 कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो n क्या एक संख्या ही आएगी, तो संख्या का तो कोई मात्रक ही नहीं होता, या तो 10 गए या 10 आ गए, 20 गए या 20 आ गए, अब उसका मात्रक तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा वो तो यहीं से पता लग गया, हमें सी से सी कैंसिल हो गया। अब आप देखो 1 में 1.6 का भाग लगाना है, वैल्यू 1 से छोटी आएगी बड़ी आएगी, ऊपर बड़ी है नीचे बड़ी है, नीचे बड़ी है, तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी, 0 पॉइंट आएगा, 10 की पावर माइनस 19 को हम ऊपर ले गया, 10 की पावर प्लस 19 होगी, ठीक है। अब 1 10 की पावर को मैंने इसके साथ इंटू कर दिया, तो 1 इंटू 10 10 हो गया ये। अब 10 और 1.6 वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है, 1 से बड़ी है, भाग लगा के देखना, 10 में 1.6 का कितना आएगा भाई, 5 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, 5 के देखते हैं, 16 5 है, 16 6 96, 16 6 96 मतलब 9.6, ये 10 है 9.6, तो 6.25 10 की घात 18 इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से बाहर निकले। अब थोड़ा सा रिवर्स चलो, खुद नहीं चलना, दिमाग को चलाना है। मैंने बोला किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा, इलेक्ट्रॉन की एक पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब है इंटीजर वैल्यू, वो ही जाएगी या आएगी। तो अब ये बता दो ये इंटीजर है या नहीं है, इंटीजर है या नहीं है। कई कहेंगे नहीं है, क्योंकि 6 होता तो वो तो इंटीजर होता, 7 होता तब भी होता, ये तो 6.25 हो गए, यही है, इंटीजर नहीं है। तो मैंने तो बोल दिया किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इतने। या दूसरा तरीका है, मैं ये बोल दूँ n की वैल्यू इतनी है, तो q की बताओ, उल्टा करोगे तो q की वैल्यू इतनी आएगी, उस वस्तु के ऊपर 1 कूलाम आवेश है। तो ये जो 6.25 वाला हिसाब किताब है, ये कैसे है, सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, भाई इंटीजर है या नहीं है, ये है, ये एक पूर्ण संख्या है। कैसे, मैं इधर से 100 लिया है, 10 की पावर 2 मतलब 100 को इससे इंटू कर दिया, पॉइंट के बाद 2 संख्या 625 आ गया, इंटू ये, इंटू ये, समझ आ रही है बात, 625 इंटू ये 16 बार जीरो लगा देना, ये एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अगर सिर्फ ये होता ना 6.25, सिर्फ इतना, ये ना होता तब ये पूर्ण संख्या नहीं होती, ये तो है पूर्ण संख्या, क्योंकि इंटू में 10 की पावर चल रही है ना,
2 पावर इधर से निकाल के इसके साथ कर दी 625 बन गए। ठीक है, तो ये एक पूर्ण संख्या है। तो आपको ये न्यूमेरिकल भी बनता है और ये वैल्यू सीधी याद भी रखनी है। कौन सी वैल्यू? 1 कूलाम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁸ ठीक है। तो आवेशों के गुणधर्म हैं वो लगभग पूरे हो गए। जो आपको जो घर से मैंने बोला है काम करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, 2 तो टेबल थी। एक तो थी चार्ज और मास, आवेश और द्रव्यमान में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, वो 2-3 मैंने समझा दिए थे। उसके अंदर 4-5 मतलब 2-3 और लिखे हुए, वो पढ़ते ही समझ आ जाएगा। दूसरा मैंने बोला एक टेबल और बनी है, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया, 2 वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं, किस पर प्लस आएगा किस पर माइनस आएगा, ये वाली। तो आवेशों के गुणधर्म है वो आपके हो गए पूरे। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ लो। ठीक।